नमस्कार, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। वाईके ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पे मैं कुलदीप कंडारी यानी के सर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, वन डे वन टॉपिक यानी करंट जीके की क्लास में आज हम महत्वपूर्ण विषय पर अध्ययन करेंगे। आज हम जानेंगे महान नेता स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में और हम अध्ययन करेंगे उनसे संबंधित राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। आज का महत्वपूर्ण विषय स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल के माध्यम से दी जा रही जानकारी सुझाव अगर आपको पसंद आ रहे हैं कमेंट लिखना ना भूलें। इसके अतिरिक्त हमारे चैनल के माध्यम से विषय हिंदी योगिता मैम के द्वारा पढ़ाया जाता है। हिंदी से संबंधित कोई भी डाउट कोई भी सुझाव आपका हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए वीडियो नई उमंग और ऊर्जा के साथ हम लेके आएँ और आप तक पहुंचा पाएँ। आज का महत्वपूर्ण विषय शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं या जान रहे हैं स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। 31 अक्टूबर 1875 को स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म होता है गुजरात में। गुजरात के नादियाड नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री थे पटेल जी। स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल जी ने नीतिगत दृढ़ता के कारण उनको महात्मा गांधी जी ने लौह पुरुष की संज्ञा दी थी। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो पटेल जी के कारण ही हमारे देश में 562 रियासतों का एकीकरण या विलयीकरण हो पाया। यानी कि अगर स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी 562 रियासतों का एकीकरण नहीं कराते तो संभव नहीं था कि हमारे देश में इतना बड़ा एकीकरण या विलयीकरण उस समय हो पाता। सिर्फ 3 रियासतें, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर की रियासतें उस समय हमारे देश में विलयीकृत नहीं थी। इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हमारे देश में सबसे बड़ा कार्य किया था एकीकरण का। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। 562 रियासतों का एकीकरण सन 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता भी सरदार पटेल जी के द्वारा की गई थी। सन 1928 बाराडोली या बारदोली में एक सत्याग्रह हुआ था। होता यह है कि बारादोली में 1928 जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो अंग्रेजों के द्वारा लगान लेने की बात की जाती है और वो लगान जो उन्होंने कहा था, जो उनके द्वारा निर्धारित करने की बात कही गई, वो 28 से 30% था। तो इस पे वहाँ के किसानों ने काफ़ी विरोध किया और उनका साथ दिया या नेतृत्व किया वहाँ पर सरदार पटेल जी ने। जब पटेल जी ने और वहाँ के किसानों ने काफ़ी विरोध किया तो उसके पश्चात अंग्रेज़ों को उनकी मांगों के सामने झुकना पड़ा और बाद में जब अंग्रेज़ों की एक समिति बनती है वो बारदोली के अंतर्गत जो सत्याग्रह होता है उसमें जो लगान की बात कही जाती है वो 6.03% के आसपास मानी जाती है। यानी कि अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा था और जब अंग्रेज झुक गए, अंग्रेज़ों ने किसानों की बात मान ली तो वहाँ की महिलाओं ने पटेल जी को सरदार की उपाधि से विभूषित किया। तो इस प्रकार सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। पटेल जी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। बिस्मार्क ऑटो वॉन बिस्मार्क हुए हैं जर्मनी में, उनके द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था। तो भारत में 562 रियासतों का एकीकरण एक सामान्य बात नहीं है। 562 रियासतों का एकीकरण बहुत बड़ी बात होती है। तो पटेल जी के द्वारा 562 रियासतों का एकीकरण किया गया, इसलिए पटेल जी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। पटेल जी से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं हम। सन 1928 बारडोली में किसानों के लगान से संबंधित थे पटेल जी और वल्लभ भाई पटेल जी को इन लोग यहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि से अलंकृत किया या विभूषित किया या दिया। भारत में सिविल सेवकों के संरक्षक भी पटेल जी को कहा जाता है या सिविल सेवकों के संरक्षक संत भी कहा जाता है।
1991 में सरदार पटेल जी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया और पटेल जी को लौह पुरुष की संज्ञा महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। इसलिए दी गई थी क्योंकि उनके नीतिगत फैसलों के कारण महात्मा गांधी जी ने उन्हें लौह पुरुष कहा था। 15 दिसंबर 1950 को पटेल जी का देहांत हो जाता है और पटेल जी से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़रूरी बन जाती है, जो हमें जानना ज़रूरी हो जाता है। अब हम जानते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में। नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर 2014 को सरकार के द्वारा पटेल जी की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की घोषणा की गई ताकि हम पटेल जी के द्वारा किए गए महान कार्यों को याद कर सके राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, यानी कि नेशनल यूनिटी डे के रूप में। 31 अक्टूबर 2014 को दिल्ली में राष्ट्रीय एकता दिवस का ऐलान किया गया और उस समय से राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के राष्ट्र के प्रति समर्पण को याद में रखकर यह तय किया गया कि राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल मनाया जाएगा। रन फॉर यूनिटी मैराथन का भी आयोजन राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर उस समय किया गया और ये हर साल ही किया जाता है। यह उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने प्रत्येक नागरिक को एकता के महत्व को समझाया था या महत्व के बारे में समझाया था, इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस पटेल जी की जयंती पर हर वर्ष मनाया जाता है। वर्तमान समय में पटेल जी की 147वीं जयंती सन 2022 में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। अब हम तीसरे महत्वपूर्ण अध्याय पे आज हम बात करेंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी या टॉपिक पे बात करेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी चित्रकला की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्टैचू ऑफ यूनिटी और करण जी के में तो महत्वपूर्ण है ही स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है और ये मूर्ति है स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। गुजरात में बड़ौदरा में राजपीपला और यहाँ पर केवड़िया भी है, केवड़िया नामक स्थान पे स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है या बनाई गई है। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। 31 अक्टूबर 2013 से इसका कार्य लगभग शुरू किया गया था और 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को यह सौंपा गया, यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2018 को बनकर कंप्लीट हो चुका। 143वीं जयंती थी सरदार पटेल जी की, उस समय स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। लगभग 182 मीटर ऊंची है स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची कह सकते हैं मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। और ये अगर फिट में हम बात करें तो 597 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी है। लगभग 17,000 टन वजन है स्टैचू ऑफ यूनिटी का। इनके अतिरिक्त दुनिया में जो दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है वो चीन में है और वो 153 मीटर ऊंची मूर्ति है। लगभग 502 फीट के आसपास वो बन जाती है। 4 धातुओं के निर्माण से स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रयोग हुआ है 80 से 85% तांबे का प्रयोग हुआ है। जिन व्यक्ति ने स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया है, चित्रकला में उन व्यक्ति का हम अध्ययन करते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण अध्ययन बन जाता है। पद्म भूषण से सम्मानित भी हैं वो। उनका नाम है श्री रामवी सुतार जी। तो रामवी सुतार जी के द्वारा स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य कई महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं जो रामवी सुतार जी के द्वारा बनाई गई हैं। आधारशिला इसकी 31 अक्टूबर 2013 को रखी गई थी और स्टैचू ऑफ यूनिटी के नज़दीक ही एक वैली ऑफ फ्लावर भी बनाई गई है। वैसे जो नेचर वाइज वैली ऑफ फ्लावर जो प्रकृति ने हमें दी है वो तो हमारे उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, फूलों की घाटी, परंतु स्टैचू ऑफ यूनिटी के नज़दीक भी 250 एकड़ भूमि पर एक वैली ऑफ फ्लावर का निर्माण किया गया है। उसमें गुजरात के आदिवासी कल्चर से संबंधित भोजन पदार्थों आदि के स्टॉल भी वहाँ पर हैं। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है परीक्षा की दृष्टि से। स्टैचू ऑफ यूनिटी की एक अच्छी बात या एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये 7 किलोमीटर दूर से भी स्टैचू ऑफ यूनिटी नज़र आ जाता है और सरदार सरोवर डैम के बिल्कुल नज़दीक है स्टैचू ऑफ यूनिटी। बगल पे नर्मदा नदी प्रभावित होती है स्टैचू ऑफ यूनिटी के। तो आज के महत्वपूर्ण वन डे वन टॉपिक में करंट जीके के अंतर्गत हमने सरदार पटेल जी के बारे में जाना,
राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में जाना और स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में हमने अध्ययन किया। आशा है आपको आज का वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण लगा होगा और पूरी उम्मीद है हमें कि आपको आज का वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। प्लीज़ दोस्तों, हमारी काफ़ी मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हम कि अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी गई जानकारियाँ या सुझाव बिल्कुल पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम नए वीडियो पुनः नई उमंग और ऊर्जा के साथ लेके आएँ और आप तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन अच्छा हो।